नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। विनेश फोगाट ने कुश्ती को कहा अलविदा। ट्वीट कर लिखा, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। बजरंग पूनिया बोले, विनेश आप हारी नहीं, हराया गया है। ओलंपिक में फाइनल मैच से पहले की गई थी डिस्क्वालीफाई। विनेश फोगाट के संन्यास पर शशि थरूर का प्रशासन पर हमला। ट्वीट कर लिखा, इस सिस्टम से पक गई है ये लड़की, लड़ते लड़ते थक गई है ये लड़की। राज्यसभा में विपक्ष ने उठाया विनेश फोगाट का मुद्दा, चर्चा की मांग। भड़क गए सभापति जगदीप धनखड़, कहा ये मेरा नहीं सभापति पद का अपमान। संसद सत्र का 14वां दिन आज लोकसभा में पेश किया गया वक्फ संशोधन विधेयक। विपक्ष ने जताया विरोध, विधेयक को बताया संविधान विरोधी। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने वक्फ बिल को बताया संविधान पर एक बुनियादी हमला, कहा यह धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। वक्फ बिल के विरोध में एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले का लोकसभा में बड़ा बयान, कहा या तो इस बिल को पूरी तरह से वापस ले लिया जाए या इसे स्थायी समिति को भेज दिया जाए, बिना परामर्श के आगे न बढ़ाया जाए एजेंडा। वक्फ बिल पर विरोध जताते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा स्पीकर की भूमिका पर भी उठाए सवाल, कहा स्पीकर की शक्तियों को भी किया जा रहा सीमित। संसद परिसर में विपक्ष का प्याज और अन्य सब्जियों की कीमतों में इजाफे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्याज से बनी माला पहने नजर आए सांसद, प्याज का दाम कम करो का लगाया नारा। विनेश फोगाट को हरियाणा से राज्यसभा भेजने की मांग। दीपेंद्र हुड्डा बोले, हमारे पास संख्या बल नहीं, लेकिन मेरे इस्तीफे से राज्यसभा की जो सीट खाली हुई उसके लिए विनेश सबसे उपयुक्त। अजित पवार ने बढ़ाई बीजेपी की चिंता, कहा सीएम पद मिलता तो पूरी एनसीपी ले आता। राजनीति में शिंदे फडणवीस से सीनियर हूं, अब सब आगे बढ़ गए, मैं पीछे रह गया। भूकंप के जबरदस्त झटकों से सहमा जापान, 7.1 तीव्रता के लगे झटके। क्यूशू शहर में जमीन से 8.8 किलोमीटर नीचे रहा केंद्र। भारत में घुस रहे 500 बांग्लादेशियों को बीएसएफ ने रोका। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों के हमलों के डर से इकट्ठा हुए थे ये लोग। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ हाई अलर्ट पर। आज बांग्लादेश में हो जाएगा अंतरिम सरकार का गठन। मोहम्मद यूनुस होंगे इसके चीफ। सरकार का कार्यकाल हो सकता है 3 साल तक का। राष्ट्रपति जो बाइडेन को सता रहा डर, बोले डोनाल्ड ट्रंप हारे तो वे आसानी से सत्ता हस्तांतरण नहीं होने देंगे। साल 2020 में ट्रंप को हार मिलने के बाद अमेरिका में हुई थी भारी हिंसा। ब्रिटेन में मुस्लिमों के खिलाफ शुरू हो सकता है हिंसा का नया दौर। प्रदर्शनकारियों ने चुनी 11 खास जगह। फेसबुक पोस्ट से खुलासा, पीएम स्टार्मर ने कही थी सख्ती से निपटने की बात। पान मसाला, गुटखा व तंबाकू आदि उत्पादों के निर्माताओं के लिए 1 अक्टूबर से पहले पैकिंग मशीनरी को जीएसटी में पंजीकरण करना हुआ अनिवार्य। विफल रहने पर 1 लाख तक का जुर्माना। ब्याज दरों में लगातार 9वीं बार बदलाव नहीं, लोन महंगे नहीं होंगे, ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% पर रखी बरकरार। नीरज चोपड़ा की नजरें गोल्ड पर। भारत का सामना काशी के लिए हॉकी में स्पेन से। भारत को आज मिल सकते हैं 2 पदक। हसीन दिलरुबा के लिए पहली पसंद नहीं थी तापसी पन्नू। एक्ट्रेस तापसी बोली, ये फिल्म मेरी किस्मत में थी। अनीस बज़मी ने शुरू की महिला किरदारों की कास्टिंग। दिसंबर 2024 में शुरू होगी नो एंट्री 2 की शूटिंग। 2025 में रिलीज हो सकती है फिल्म। जैसे जैसे चुनाव का महीना नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक के बाद महाराष्ट्र में एनडीए यानी महाविकास आघाड़ी के नेताओं की एक बैठक हुई। इसमें शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी शरद गुट और कांग्रेस के नेता शामिल हुए। वहीं इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसके बारे में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने बताया कि बैठक में कॉमन मैनिफेस्टो
मैनिफेस्टो, फॉर्मूले और भविष्य के कार्य योजना पर चर्चा हुई। उन्होंने आगे बताया कि मैनिफेस्टो का काम जोर शोर पर है। 16 अगस्त को मुंबई में सभी दलों के पदाधिकारियों का सम्मेलन आयोजित होगा, जबकि 20 अगस्त को एक बड़ी रैली का आयोजन होगा। इसमें राहुल गांधी भी होंगे। साथ ही चुनाव और सीट बंटवारे पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों और युवाओं के मुद्दे पर प्रमुखता देगी। घोषणा समिति की अध्यक्षता पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान करेंगे। पटोले ने एनडीए पर हमला करते हुए कहा कि राज्य की जनता पहले ही लोकसभा चुनाव में राज्य सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर चुकी है और अब आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही कुछ होने की संभावना है। वक्फ बोर्ड का मामला इस वक्त चर्चाओं में है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड में संशोधन बिल लेकर आई है। इस बिल के सामने आने के बाद से ही मुस्लिम समाज से लेकर मुस्लिम नेताओं और विपक्ष में खासा रोष दिखाई दे रहा है। वहीं इस बिल का समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने विरोध किया। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा कि वक्फ बोर्ड का ये सब संशोधन भी बस एक बहाना है। रक्षा, रेल, नजूल लैंड की तरह जमीन बेचना निशाना है। वक्फ बोर्ड की जमीनें डिफेंस लैंड, रेल लैंड, नजूल लैंड के बाद भाजपाइयों के लाभार्थ योजना की श्रृंखला की एक और कड़ी मात्र है। भाजपा क्यों नहीं खुलकर लिख देती, भाजपाई हित में जारी। इस बात की लिखकर गारंटी दी जाए कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची नहीं जाएंगी। भाजपा रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है। उसे अपने नाम में जनता के स्थान पर जमीन लिखकर नया नामकरण कर देना चाहिए, भारतीय जमीन पार्टी। वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक पेश किए जाने पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि ये दर्शाता है कि एनडीए सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। वो धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय के पक्ष में नहीं है। वो फांसीवादी हैं और इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार वक्फ बिल नहीं बल्कि अडानी बिल लेकर आ रही है। इसके जरिए ये लोग अपने दोस्तों को जमीन देंगे। बीजेपी वालों ने जब अयोध्या जैसे पवित्र शहर में सेना की हजारों एकड़ जमीन अपने दोस्त अडानी और रामदेव को दे दी, तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वहीं एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि विधेयक को अधिक सिफारिशों के लिए स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए या एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई जानी चाहिए। राज्यसभा के 10 सांसदों के लोकसभा के लिए चुने जाने और 2 सांसदों के इस्तीफों से खाली हुई 12 सीटों के लिए बाई इलेक्शंस में बीजेपी लाभ की स्थिति में होगी। ये उपचुनाव 3 सितंबर को 9 राज्यों में होने वाले हैं। अगर सीटों की तादाद के बराबर ही उम्मीदवार रहे तो कई सीटों के निर्वाचन की घोषणा 26 से 27 अगस्त को नाम वापसी के दिन हो जाएगी। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की खाली 12 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की है। इनमें 10 सीट वो है जो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा से इस्तीफे से खाली हुई। इनमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बीजेपी से, सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ, कामाख्या प्रसाद तासा बीजेपी, मीसा भारती आरजेडी, विवेक ठाकुर बीजेपी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस, उदयनराजे भोसले बीजेपी, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस और विप्लव कुमार देव बीजेपी शामिल हैं। अन्य 2 सीट बीआरएस के केशव राव के कांग्रेस में शामिल होने से और बीजेडी की ममता मोहंता के बीजेपी में शामिल होने से खाली हुई। उपचुनाव में बीजेपी की 7 सीट खाली हुई और उसके पास 10 सीटें आएंगी, जबकि कांग्रेस को उसकी खाली हुई 2 सीटों की जगह एक ही मिल पाएगी। आरजेडी, बीजेडी और बीआरएस को 1-1 सीट का नुकसान होगा। असम से दोनों सीट बीजेपी सांसदों की रिक्त हुई है, यानी खाली हुई है, और राज्य में बीजेपी सरकार होने से दोनों सीट भाजपा को मिलेंगी। बिहार में आरजेडी और बीजेपी की 1-1 सीट खाली हुई है। राज्य में बीजेपी गठबंधन के सत्ता में होने से दोनों सीट उसके पास आएंगी। इनमें एक बीजेपी और दूसरा सहयोगी दल को जा सकती है। हरियाणा में 1 सीट कांग्रेस की खाली हुई, लेकिन राज्य की सत्ता में बीजेपी के होने से इसे ही मिलेगी। मध्य प्रदेश में 1 सीट बीजेपी की खाली हुई और वह सत्तारूढ़ बीजेपी के पास रहेगी। महाराष्ट्र में 2 सीट बीजेपी की खाली हुई है। गठबंधन सरकार के बावजूद दोनों बीजेपी के पास रहेंगी। राजस्थान में कांग्रेस की 1 सीट खाली हुई और वो सत्तारूढ़ बीजेपी के खाते में जाएगी। त्रिपुरा में 1 सीट खाली हुई और वो सत्तारूढ़ बीजेपी को मिलेगी। तेलंगाना में बीआरएस की सीट खाली हुई जो अब सत्तारूढ़ कांग्रेस के पास जाएगी। ओडिशा में बीजेडी की खाली सीट अब बीजेपी के हिस्से में चली जाएगी। उपचुनाव में हर सीट के लिए अलग मतदान होता है। ऐसे में सत्तारूढ़ दल ही जीतता है जब तक कि क्रॉस वोटिंग जैसी बड़ी स्थिति नहीं बनती हो। चुनाव आयोग ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 14 अगस्त को जारी होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। 26 और 27 अगस्त नाम वापसी की तारीख है। हर राज्यसभा सीट के लिए 3 सितंबर को अलग अलग चुनाव होंगे और उसी दिन रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाएंगे।
पेरिस ओलंपिक 2024 में बुधवार को भारत को दो बड़ी निराशाएं हाथ लगी हैं। एक और जहां स्टार रेसलर विनेश फोगाट वजन के चलते अयोग्य घोषित हुई, तो वेट लिफ्टिंग में साइखो मीराबाई चानू भी मेडल से चूक गई। हालांकि उम्मीदें पूरी तरह खत्म नहीं हुई। गुरुवार को भाला फेंक के फाइनल में नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक का प्रदर्शन दोहरा सकते हैं और भारत के खाते में एक और बड़ा मेडल जुड़ सकता है। 100 ग्राम से बाहर हुई फोगाट 50 किलो कुश्ती के फाइनल मैच से कुछ घंटों पहले ही उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा पाया गया। इसके चलते वो अयोग्य घोषित हुई। कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाली फोगाट पहली भारतीय महिला थी। इससे पहले सिर्फ साक्षी मलिक ही 2016 में भारत को महिला कुश्ती में पदक दिला सकी थी। रिपोर्ट के मुताबिक एक भारतीय कोच ने कहा, सुबह उसका वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया। नियम इसकी अनुमति नहीं देते और उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ ने विनेश की निजता का सम्मान करने का अनुरोध करते हुए कहा, हमें यह खबर देते हुए खेद हो रहा है कि विनेश फोगाट महिला कुश्ती के 50 किलो वर्ग से अयोग्य घोषित हो गई हैं। पूरी रात टीम के अथक प्रयासों के बावजूद सुबह उनका वजन 50 किलो से अधिक पाया गया। 6 अगस्त यानी मंगलवार को ही फोगाट ने एक के बाद एक 3 जीत हासिल कर भारत की पदक की उम्मीदें बढ़ा दी। उन्होंने दिन की शुरुआत ओलंपिक चैंपियन जापान की यूवी सुसाकी को हरा करके और इसके बाद क्यूबा की यूसनेलिस गुज़मान को फाइनल का रास्ता साफ कर दिया। बुधवार को उनका मुकाबला अमेरिका की सारा हिल्डब्रॉन्ड से होना था। चलिए आपको बताते हैं नियम क्या है। दरअसल यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियमों के मुताबिक पहलवान को वजन कराने की अवधि में कई बार अपना वजन कराने का अधिकार है। नियम के अनुसार अगर कोई खिलाड़ी पहली और दूसरी बार वजन कराने के समय उपस्थित नहीं होता या अयोग्य होता है तो उसे स्पर्धा से बाहर कर दिया जाएगा और वो आखिरी स्थान पर रहेगा। उसे कोई रैंक नहीं मिलेगी। तीसरा ओलंपिक खेल रही मीराबाई चानू 49 किलो वर्ग में चौथे स्थान पर रहीं। उन्होंने कुल 199 किलो वजन उठाया, जिसमें 88 किलो स्नैच और 111 किलो क्लीन एंड जर्क था। जबकि प्रथम रही चीन की होहू जिहुई ने 206 किलो वजन उठाकर पहले स्थान पर रहीं। 205 किलो उठाकर रोमानिया की मिहाइला कैम्बी दूसरे और 200 किलो के साथ थाईलैंड की सुरोचाना खाम्बाओ तीसरे नंबर पर रहीं। पीछे ढकेलने का काम आप कर रहे हैं, उसको फिर से मुस्लिम महिला हो, मुस्लिम बच्चे हो, मुस्लिम समाज हो, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, काम करे। धन्यवाद। ये बहुत ही एक नाजुक विषय है और सदन में जो पीड़ा आज सभी सदस्यों ने उत्पन्न किया है, मैं चाहूँगा कि सरकार उसका संज्ञान ले। जो संविधान के आधार है 15, 25, 26, 30, 29, उसका संज्ञान ले। ये सीधा सीधा ये कानून धर्म से और आस्था से जुड़ा हुआ है और इसलिए इसको लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वक्फ वो इस्लाम के लोग जो उसको मानते हैं, जिनके दिल में करुणा है, जो समाज के प्रति कर्तव्यबद्ध है, वो इस रास्ते को अपनाते हैं और इसीलिए उनके प्रति हमें संवेदनशील होनी चाहिए। यहाँ पर अपनी ताकत का अहंकार नहीं आजमाना है। हमें हर धर्म में ये प्रावधान है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो और चाहे ईसाई हो, हर धर्म में ये प्रावधान है कि समाज के प्रति जो लोग कर्तव्यबद्ध है वो दान करना चाहते हैं। इस दान के भावना को समझे, इस दान के भावना को राजनीतिक रूप से ये सरकार को नहीं देखना चाहिए। और आज ये बिल विश्वासजनक नहीं है क्योंकि वे जो संविधान को बदलना चाहते हैं, वे जो लोगों की पहचान कपड़ों से करते हैं, वो उन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस बिल का हम विरोध करते हैं। मिडिल ईस्ट जंग की दहलीज पर खड़ा है। किसी भी वक्त ये सन्नाटा युद्ध की दहशत में बदल सकता है। इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ हानिया की जान तो ले ली, लेकिन अब उस पर यह साजिश काफी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ हमास ने याहिया सिनवार को अपना चीफ नियुक्त कर दिया है। सिनवार कई साल इजरायल में कैदी के तौर पर गुजार चुके हैं। ऐसे में इजरायल के लिए हमास से तो बड़ी चुनौती मिलने की आशंका जताई ही जा रही है, तो ईरान ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो बदला लेकर रहेगा। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इजरायल पर हमले के लिए ईरान ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा और ये हमले पश्चिमी ईरान से किए जा सकते हैं। खबर ये भी आ रही है कि रूस ने तेहरान को एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और रडार देना शुरू कर दिया है। ईरान ने कहा है कि इजरायल को अपराध और अहंकार के लिए जवाब मिलेगा, जिसके बाद इजरायल के लिए मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। वहीं हमले की आशंका को देखते हुए अमेरिका भी सक्रिय नजर आ रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने एहतियात के तौर पर इजरायल में एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यानी विमान वाहक पोत तैनात कर दिया है। पेंटागन ने यह भी साफ कर दिया है कि मिसाइल डिफेंस फोर्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। एक तरफ ईरान हमले की तैयारी में है, तो इजरायल हमलों के बाद की स्थिति से निपटने की। इजरायल ने तो अपने नेताओं को सुरक्षित रखने के लिए बंकर भी बनवाए हैं। ईरान कभी भी इजरायल पर हमले कर सकता है।
आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।